हेलो। आज का यह वीडियो लेक्चर एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 6 के लिए है। हमने पिछले वीडियो में जो इंटरव्यू का पार्ट 1 था उसमें साक्षात्कार के सैद्धांतिक आयाम पर चर्चा की थी। उसमें हमने देखने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था कि मनोविज्ञान में एक अध्ययन विधि के रूप में साक्षात्कार की क्या भूमिका है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके लाभ या स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या कमजोरियां या अवगुण हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका एक दूसरा भाग भी होगा। क्योंकि हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे लिए साक्षात्कार की कोई एक विशेष परिप्रेक्ष्य में जानने की हमसे अपेक्षा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मूल रूप से यह जानने का प्रयास करेंगे कि साक्षात्कार विधि का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या उपयोग है और वो कौन कौन से शिक्षा मनोविज्ञान के उप क्षेत्र हैं जिसमें हम साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जब हम शिक्षा मनोविज्ञान में साक्षात्कार का उपयोग करते हैं तो उसमें उसके लाभ क्या क्या हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इस विधि का उपयोग करने से, और दूसरा कि वो कौन सी बाधाएं हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान में साक्षात्कार विधि के उपयोग करने में बाधक बनती हैं। तो सबसे पहले तो हम पिछले वीडियो की बात करें जिसमें हमने देखा था कि साक्षात्कार विधि जो है उसको 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत बताया गया था। यानी साक्षात्कार जो है वो किसी विशेष उद्देश्य द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में आमने सामने की गई बातचीत है। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में बात किया था हम लोगों ने। जैसे कि कर्लिंगर की परिभाषा पढ़ी थी कि साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका होती है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाला और दूसरा साक्षात्कार लेने वाला होता है तथा साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। अब हम आते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में साक्षात्कार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को एक बार पुनः देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम किन किन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है और वह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। या शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं साथ ही उसके अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसी परिभाषा के आधार पर उसके अध्ययन क्षेत्र जो हैं, यानी व्यक्ति का व्यवहार, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं या उसके अनुभव, इन सबों का अध्ययन जब हम शैक्षिक परिस्थितियों में करते हैं तो वह शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु बन जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण के प्रभावशाली तकनीकों को विकसित किया जाता है तथा लर्नर या जो सीखने वाला व्यक्ति अधिगम करता है उसकी योग्यताओं और उसकी अभिरुचियों का भी आकलन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की इन विशेषताओं को अगर हम ध्यान में रखें और इसके आधार पे हम यह सोचने का प्रयास करें कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम साक्षात्कार विधि का उपयोग कर सकते हैं, तो हम पाएंगे कि सबसे पहला जो साक्षात्कार विधि का उपयोग है वह है बच्चों की प्रकृति के बारे में जानने के संबंध में। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक शिक्षक कई स्टूडेंट्स को अपने क्लासरूम में पढ़ाता है
तो कौन सा बच्चा किस तरह की लर्निंग टेक्निक्स को ज़्यादा सुचारू रूप से अपनाएगा या वह उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, यह जानने में हम साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, यानी हर व्यक्ति में जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वैसे ही छात्रों में भी एक दूसरे से उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेज में काफ़ी व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। तो उस व्यक्तिगत भिन्नता को जानने से एक शिक्षक के लिए या पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना या फिर बच्चों को शिक्षा देना, दोनों में ही सुविधा होती है। और इस व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए हम साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं। जब हम किसी स्तर विशेष या कक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करने जाते हैं, अगर हम एजुकेशनिस्ट हैं और हमको ये दायित्व प्राप्त हुआ है कि आपको किसी खास कक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, तो पाठ्यक्रम निर्माता के रूप में हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि उस खास कक्षा के स्तर पर जो बच्चे आते हैं उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या होती हैं, या उनसे हम किस तरह के लर्निंग एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो उसको जानने के लिए भी साक्षात्कार एक प्रभावी विधि बनती है। साथ ही छात्रों की उपलब्धि को मापना या उनका मूल्यांकन करना, ये भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। जब आप एक कक्षा में कोई पाठ्यक्रम पूरा करते हैं तो आपने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो साक्षात्कार को मूल्यांकन के एक तरीके के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे आप परिचित होंगे कि आपका वाइवा होता है, जो मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो साक्षात्कार का एक उदाहरण है। इस मूल्यांकन या इस उपलब्धि के मापन को बड़े स्तर पर भी उपयोग किया जा सकता है, जहां इसे एक प्रधान विधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बच्चों या स्टूडेंट्स में किसी तरह के व्यवहारिक समस्या या बिहेवियरल प्रॉब्लम होने पर उसके कारणों को समझने के लिए, उसकी इटियोलॉजी को समझने के लिए भी साक्षात्कार का उपयोग करते हैं। जैसे कक्षा में अगर कोई छात्र उदंड व्यवहार कर रहा हो या सीखने में उसकी दिलचस्पी उतनी न हो या कक्षा में फोकस करने में उसको समस्या आ रही हो, तो शिक्षक साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके उससे बात कर सकता है और वो जानने की कोशिश कर सकता है कि उस छात्र विशेष को क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो इस तरह का व्यवहार कक्षा में प्रदर्शित कर रहा है। चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान का दायित्व शिक्षा में नित्य नूतन शोध को भी बढ़ावा देना, नए नए विधियों को ईजाद करना जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके भी है। तो एज अ रिसर्च टूल या शैक्षणिक शोध में साक्षात्कार को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेज होंगे, इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में जो हमने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखी थी उससे जोड़कर देख सकते हैं। और यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि शिक्षा में शोध के लिए भी, यानी नए ज्ञान की खोज के लिए भी साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं, साक्षात्कार की एक प्रमुख भूमिका होती है चयन में या रिक्रूटमेंट में। चयन किनका? तो पहले तो कि जिन शिक्षकों को चयनित करना होता है किसी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, वहाँ पर साक्षात्कार की एक प्रभावी भूमिका होती है। शिक्षकों का चयन साक्षात्कार के आधार पर हो सकता है। दूसरा कि जब आप वर्क लाइफ या कार्य के लिए भी जाएंगे तो वहाँ भी आपका साक्षात्कार लिया जाता है। यानी चयन में, रिक्रूटमेंट में साक्षात्कार की बड़ी भूमिका होती है।
जो बड़े संस्थान होते हैं, जैसे खास करके जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली को प्रमोट करते हैं और बड़े स्कूल्स या बड़े कॉलेजेस जो हैं, वहाँ पर नियमित रूप से शिक्षक अपने छात्रों से बात करने के लिए साक्षात्कार को एक माध्यम के रूप में चुनते हैं और शिक्षक छात्रों को अपने कक्ष में एक एक करके बुलाकर और साप्ताहिक या एक माह में एक बार ऐसा करके वो लोग बच्चों से उनकी समस्याओं और उनके एक्सपेक्टेशंस के बारे में जानते हैं। शैक्षणिक शोध की बात हमने की थी और पाठ्यक्रम निर्माण में भी हमने देखा कि शिक्षा के में जो शोध होते हैं उसके आधार पर भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, साथ ही बच्चों का जो साक्षात्कार लिया जाता है उसका भी। लेकिन इन दो भूमिकाओं से भी ज़्यादा अहम भूमिका है काउंसेलिंग में, यानी निर्देश तथा परामर्शन में। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है निर्देश तथा परामर्श, जहाँ बच्चों या छात्रों या शिक्षकों की समस्याओं और उनके एडप्टेशन या अनुकूलन में जो समस्याएं आती हैं उसको काउंसलर या परामर्शदाता समझता है और उस समस्या से निपटने के लिए जो जरूरी निर्देश देने होते हैं वह उस परामर्शदाता द्वारा दिया जाता है। तो परामर्शन में साक्षात्कार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। साथ ही शैक्षिक परामर्शदाता कई बार छात्रों को यह भी सलाह देते हैं कि उनकी अभिरुचि या योग्यता के आधार पर उनको किस प्रकार के कोर्स का चयन करना चाहिए। तो उनकी अभिरुचि यानी छात्रों की अभिरुचि को जानने के लिए साक्षात्कार का प्रयोग परामर्शदाता करते हैं। अब हम देखते हैं कि साक्षात्कार विधि का उपयोग जब एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है तो उसके फायदे क्या क्या हैं या गुण क्या क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि यहाँ बालकों या छात्रों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से संभव है, यानी शिक्षक या परामर्शदाता छात्रों से सीधे प्रश्न कर सकता है, उनके जवाब और उनके हाव भाव के आधार पर भी यह समझने का प्रयास कर सकता है कि छात्रों के जवाब का इंटेंशन क्या है या उसका क्या मतलब है, यानी एक बाह्य मतलब जो छात्र अपने जवाब में दे रहे हैं। साथ ही उनके बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस के आधार पर हम ये भी देख सकते हैं कि उसका हिडन मतलब क्या है। तो प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने के अपने फायदे हैं। दूसरा कि जब हम किसी बच्चे से साक्षात्कार के द्वारा बात कर रहे होते हैं और किसी उसके जवाब से हमको संतुष्टि नहीं होती है या उसका मतलब अस्पष्ट होता है, तो हम साक्षात्कार में उससे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी हम और छोटे छोटे प्रश्न करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि वह उस छात्र का क्या अभिप्राय हो सकता है। तो मानसिक गुणों के आधार पर बच्चा जवाब देता है अपने भाषाई ज्ञान के आधार पर। तो हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग बच्चा कर रहा है वो किस स्तर पर है, वह शिक्षा के या सीखने के प्रति कितना जागरूक है। साथ ही उसके शारीरिक हाव भाव, बोलने की शैली, मुखाकृति या फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर हम उसके संस्कार या कहें कि उसके विकास के बारे में भी, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक क्षेत्र है जिसके आधार पर आप तय करते हैं कि क्या बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर है, उसका निर्धारण करते हैं हम लोग। अवगुण के बारे में बात करें तो कई बार जब छात्र को शिक्षक साक्षात्कार के लिए बुलाता है तो हो सकता है कि बच्चा नर्वस हो, या हो सकता है कि बच्चे को
घबराहट के मारे, नर्वसनेस के मारे सवालों की स्पष्ट समझ ना आ पाए, या वह जो कहना चाहता है वो ना कह पाए, वो एक झिझक महसूस करे। साथ ही शिक्षक के प्रश्न अगर अस्पष्ट हों या शिक्षक के प्रश्न ऐसे हों जो कुछ सजेस्ट कर रहे हो, जिसमें सजेस्टिबिलिटी हो, प्रश्न ही पूछने के से पता चले कि बच्चा यह समझे कि शिक्षक यही जवाब सुनना चाहते हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों में जो जवाब बच्चे की ओर से मिलेंगे वह बहुत सही नहीं होंगे या उपयुक्त नहीं होंगे। जैसा कि हमने एज स्टडी मेथड या मनोविज्ञान में अध्ययन के रूप में साक्षात्कार में देखा था कि यहाँ ये एक खर्चीला विधि है। यहाँ पे समय का भी अधिक उपयोग होता है, ऊर्जा का भी अधिक उपयोग होता है और श्रम साध्य है, बहुत श्रम लगता है। एक एक करके छात्रों को बुलाना, उनके लिए सबको समय देना, यह बहुत खर्चीला और समय लेने वाला काम होता है। साथ ही जो साक्षात्कार करता है उसके अपने पूर्वाग्रहों का भी जो वह निष्कर्ष निकालेगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर साक्षात्कारकर्ता पहले से ही बच्चे के बारे में कोई धारणा बना के रखा हुआ है, या मान लीजिए कि साक्षात्कारकर्ता को लगता है कि 8th क्लास के बच्चे को इसी तरह का होना चाहिए, तो उसके ऐसे पूर्वाग्रहों का प्रभाव शैक्षणिक गतिविधियों या शिक्षा मनोविज्ञान में होने वाले साक्षात्कारों के परिणाम में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप समय और श्रम पूरी तरह से नहीं देते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप साक्षात्कार बहुत छोटे समय के लिए ले पा रहे हैं, और छोटे समय या अल्पकाल के लिए लेने वाले साक्षात्कार के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना अपने आप में त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो इन अवगुणों के बावजूद साक्षात्कार विधि का उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत प्रमुखता से किया जाता है। साथ ही वोकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल सिलेक्शन आदि में व्यापक रूप से इस विधि का उपयोग होता है। इस विधि में जो कमियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको अगर पर्याप्त सतर्कता रखी जाए तो यथासंभव दूर किया जा सकता है और इस विधि की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। क्या सावधानी हो सकती है? तो पहली सावधानी तो यह है कि साक्षात्कारकर्ता को प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे इस विधि की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें उसको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ताकि उसके पूर्वाग्रह को चेक किया जा सके, कम किया जा सके। साथ ही वह अपने क्वेश्चंस में जो सजेस्टिबिलिटी वाली बात है कि वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही ऐसा है कि आप एक खास तरह के जवाब की अपेक्षा रख रहे हैं, उसको कम किया जा सकता है। तो आप बता सकते हैं, साक्षात्कार को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि किस प्रकार के सवाल या सवालों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। साथ ही साक्षात्कारकर्ता को इस बात के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह छात्रों के साथ एक संबंध स्थापित करे या रैपर डेवलप करे, ताकि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने स्वाभाविक उत्तर दे पाएँ। साथ ही साक्षात्कार के वातावरण को निर्माण करने में वो कौन कौन से सावधानियां हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो साक्षात्कार विधि का उपयोग अधिक से अधिक कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।